हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो WNT सिग्नलिंग है। WNT सिग्नलिंग सेल बायोलॉजी और डेवलपमेंट बायोलॉजी दोनों में ही बड़ा इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो टॉपिक है। तो इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो WNT प्रोटीन्स नेचर में हाइड्रोफोबिक होता है। नेचर में हाइड्रोफोबिक होता है। दूसरा, ये सिस्टीन रिच प्रोटीन होता है, सिस्टीन रिच प्रोटीन होगा। तीसरा, जब इसके बारे में आप पॉइंट पढ़ते हो तो ये ग्लाइको लिपोप्रोटीन होता है, ग्लाइको लिपोप्रोटीन होता है। और WNT प्रोटीन्स WNT जीन से बना है। ये तो एक न्यूक्लियस के अंदर WNT जीन्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से प्रोटीन बना है WNT। तो उनका हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा, सिस्टीन रिच है और ग्लाइकोलिपोप्रोटीन्स है। अब तक ह्यूमंस के अंदर 19 WNT जीन्स जो है फाइंड आउट हो चुके हैं। सबसे पहले WNT प्रोटीन ड्रोसोफिला और माइस के अंदर, ड्रोसोफिला एंड माइस के अंदर सबसे पहले ये प्रोटीन जो है फाइंड आउट हुआ था। उसके बाद हम बात करें, ये प्रोटीन्स एक आप कह सकते हो मॉर्फोजीन्स है, मॉर्फोजीन्स की तरह काम करता है ये प्रोटीन्स। तो ड्रोसोफिला के अंदर जो विंग्स बनती हैं, उन विंग्स के लिए विंगलेस जीन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ये विंगलेस जीन जो विंग्स की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ये इसी WNT सिग्नलिंग से आपका अप रेगुलेट होता है। तो WNT सिग्नलिंग ड्रोसोफिला में जो विंगलेस जीन को रेगुलेट करता है और विंगलेस जीन ड्रोसोफिला में विंग्स की फॉर्मेशन में आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चीज आपको इतना इसमें ध्यान रखना है। आगे इसकी सिग्नलिंग पढ़ते हैं। WNT सिग्नलिंग दो टाइप की होती है बच्चों। पहली है कैनोनिकल सिग्नलिंग, इसको हम WNT डिपेंडेंट भी बोलते हैं, या फिर इसको हम बीटा कैटेनिन पाथवे भी बोलते हैं। बीटा कैटेनिन पाथवे इसको हम बोलते हैं। इसके केस में जो आप रखोगे WNT सिग्नलिंग जीन एक्सप्रेशन के लिए, जीन एक्सप्रेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जीन्स के एक्सप्रेशन में ये इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करती है। और जो इसका रेगुलेशन होता है, इसका रेगुलेशन इस बीटा कैटेनिन के डिग्रेडेशन से होता है। बीटा कैटेनिन के डिग्रेडेशन से इसका रेगुलेशन होता है। जब हम इसकी सिग्नलिंग पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं दो, उससे पहले हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसमें कि दो जो आप कह सकते हो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं सेल सरफेस पे, उनकी बात करेंगे हम। पहला है फ्रिजल रिसेप्टर। फ्रिजल रिसेप्टर, ये जो रिसेप्टर होता है जस्ट लाइक GPCR होता है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। इट मींस ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन होता है,
7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होगा जो कि WNT को रिसीव करने में आपका हेल्प करता है। दूसरा इसमें जो रिसेप्टर होता है वो LRP होता है। LRP की फुल फॉर्म हम देखते हैं तो लिपोप्रोटीन रिसेप्टर रिलेटेड प्रोटीन बोलते हैं इसको। लिपोप्रोटीन रिसेप्टर रिलेटेड प्रोटीन इसको हम बोलते हैं। जब आगे बात करते हैं इसके बारे में हम, तो ये सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन होता है, सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन होता है और ये एज ए को रिसेप्टर काम करता है फॉर WNT। एज ए को रिसेप्टर काम करेगा ये WNT के लिए। इसका आप सिग्नलिंग देखते हैं। देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये आपका फ्रीजल्ड प्रोटीन है, यहां पे आपका ये क्या है, ये आपका LRP है। दो केस इसमें हम पढ़ते हैं। पहला केस ये है एब्सेंस ऑफ WNT, दूसरा केस रहेंगे प्रेजेंट ऑफ WNT। तो पहला केस हम पढ़ते हैं एब्सेंस ऑफ WNT। तो यहां पर WNT प्रेजेंट नहीं है। जब WNT प्रेजेंट नहीं है और वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तो उस केस में रिसेप्टर के अंदर किसी भी टाइप की मॉडिफिकेशंस नहीं होती है। तो यहां पर एक प्रोटीन होता है डिसबिल्ड प्रोटीन। ये डिसबिल्ड प्रोटीन जो है यहां पर इनएक्टिव रहता है। इस केस में दो काइनेज एंजाइम है GSK3, साथ साथ होते हैं आपका CKI कैजिन काइनेज 1, ये ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3, ये कैजिन काइनेज 1। इन दोनों को होल्ड करके रखते हैं। यहाँ पर एक प्रोटीन होता है एक्जिन प्रोटीन और दूसरा प्रोटीन होता है APC प्रोटीन। इनको हम स्कैफोल्ड प्रोटीन भी बोल सकते हैं, स्कैफोल्ड प्रोटीन भी इसको हम बोल सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर बीटा कैटेनिन यहां पर बाइंड होती है और ये GSK3 और CKI दोनों ही इस बीटा कैटेनिन का क्या कर देते हैं, फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं। ये भी इसका फॉस्फोराइलेशन करेगा और GSK3 भी इसका फॉस्फोराइलेशन करता है। तो ऑन द फॉस्फोराइलेशन, जब इस बीटा कैटेनिन का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो इस बीटा कैटेनिन का क्या होता है, यूबिक्विटिनेशन डिग्रेडेशन हो जाता है। इस प्रोटीन का क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है, ये प्रोटीन टूट जाती है। तो ये प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर मूव नहीं करती, ये प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर मूव नहीं करती है। तो वहां पर जो DNA होता है उस DNA पर एक रिप्रेसर बाइंड होता है। उस रिप्रेसर का नाम है आपका ग्रूचो। ये ग्रूचो रिप्रेसर जो है इस DNA के साथ बाइंड होता है और जीन एक्सप्रेशन को स्टॉप करता है, जीन एक्सप्रेशन को स्टॉप करता है। ये केस ऐसा है जो हमने एब्सेंस ऑफ WNT बोला है। अगर यही केस हम प्रेजेंट ऑफ WNT बोलेंगे, WNT, तो इस केस में क्या होगा, एक बार देखिए। प्रेजेंट ऑफ WNT,
जब WNT इस रिसेप्टर से बाइंड होता है तो रिसेप्टर के अंदर मॉडिफिकेशंस होती है। जब रिसेप्टर के अंदर मॉडिफिकेशंस होती हैं तो क्या होता है कि जो ये LRP है इस पे आने के यहाँ पर दोनों एंजाइम GSK3 और साथ साथ CKI, जब WNT इस रिसेप्टर से बाइंड हुआ है तो इसके अंदर मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं, और जब मॉडिफिकेशंस होती हैं तो CKI और GSK दोनों ही काइनेज एंजाइम इस रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट कर देते हैं, LRP वाले को। तो यहाँ पर डिसबिल्ड प्रोटीन जो है वो आके बाइंड हो जाता है किससे? फ्रिजल्ड प्रोटीन से। फ्रिजल्ड प्रोटीन से ये डिसबिल्ड प्रोटीन आके बाइंड हो जाता है। उस केस में साथ साथ यहाँ पर एक्जिन भी बाइंड हो जाता है, और APC ये भी आप ये कह सकते हो APC यहाँ पे बाइंड हो जाता है, या आप ये कह सकते हो यहाँ पर फ्री रहता है साइटोसोल में। दोनों ही कंडीशन में इसका कोई ज्यादा यूज नहीं होगा इस केस में। तो जो बीटा कैटेनिन प्रोटीन है अब वो फॉस्फोराइलेट नहीं होगी, क्योंकि CKI और GSK3 दोनों ही ऊपर LRP रिसेप्टर के साथ बाइंड हो चुके हैं, वहां पर उन्होंने LRP को फॉस्फोराइलेट कर दिया है। तो इस केस में बीटा कैटेनिन क्या रहती है? फ्री रहती है। तो ये सीधा न्यूक्लियस में मूव करेगी, और यहां पर जो ग्लूचो प्रोटीन बैंड था इस प्रोटीन को क्या करवा देगी? रिप्लेस करवा देगी। और यहां पर जो जीन है, जो बीटा कैटेनिन एक्सप्रेशन होगा, जीन एक्सप्रेशन जो है यहां पर स्टार्ट हो जाता है। जीन एक्सप्रेशन यहां पर स्टार्ट हो जाता है, जो कि WNT सिग्नलिंग जिसको हम बोलते हैं। तो इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट MYC ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो एक्टिवेट होता है, और ये MYC ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेल ग्रोथ या सेल डिवीजन में या सेल सर्वाइवल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर कहीं पर WNT सिग्नलिंग हाइपर एक्टिवेट हो जाती है, या रेगुलर चलती रहती है, तो उस केस में MYC हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, अप रेगुलेट हो जाता है। उस केस में बहुत सारे कैंसर के चांसेस जो हैं, बहुत सारी कैंसर, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो है कोलन कैंसर है और आपका ब्रेस्ट कैंसर है, बहुत सारे टाइप के कैंसर जो हैं वो हो जाते हैं। तो MYC जो कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, अगर इसका अप रेगुलेशन इसका हो जाता है तो उस केस में ये क्या करता है कि बहुत ज्यादा सेल की ग्रोथ को अप रेगुलेट करेगा। जब सेल की ग्रोथ को अप रेगुलेट करेगा ये, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि कैंसर के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये देखा भी गया है कि अगर APC 80% केसेस में अगर म्यूटेशन हो जाता है, 80% केस ऐसे देखा गया है स्टडी में कि APC अगर म्यूटेट हो जाता है तो उस केस में बीटा कैटेनिन जो है वो फ्री रहती है, और बीटा कैटेनिन क्या करेगी? जीन रेगुलेशन को अप रेगुलेट करती है। जब जीन रेगुलेशन अप रेगुलेट होता है तो उस केस में कैंसर के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि MYC बहुत ज़्यादा अप रेगुलेट हो जाता है, और सेल की ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा अप रेगुलेट हो जाती है, बढ़ जाती है। इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि WNT हाइपर एक्टिवेट होने से कैंसर का चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा आपके बढ़ जाते हैं। तो ये सभी सारा आपको WNT सिग्नलिंग के बारे में पढ़ना है, और ये WNT डिपेंडेंट मींस कैनोनिकल पाथवे या बीटा कैटेनिन पाथवे इसमें मैंने आपको समझाया है। दूसरा इसमें जो पार्ट रहेगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे नॉन कैनोनिकल पाथवे मींस WNT इंडिपेंडेंट पाथवे, कौन कौन सा फॉलो करती है सेल। थैंक यू।